नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 और ये है आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और इससे पहले हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं हिस्ट्री के। साथ ही साथ क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक भी हमने कंप्लीट कर ली है। और जैसे ही आपकी ये हिस्ट्री की बुक कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपकी पॉलिटी की बुक में आपको पढ़ाऊंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, और कोशिश भी नहीं, अभी काफ़ी समय है। आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आपको सारी एनसीईआरटी मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगी। तो चैनल पर बने रहें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली इसी तरीके की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें और कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। और एक बार अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें। साथ ही साथ हम एसएसटी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। हमको सिर्फ चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि कोई भी वन लाइनर पढ़ने से या फिर मैराथन देखने से या ये सारी चीज़ें देखने से जो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं छपती है, वो सारी चीज़ें हमारी सिर्फ ये किताब पढ़ने से यानी चैप्टर पढ़ने से, बुक पढ़ने से जो चीज़ें हमारे दिमाग में छपती है वो कहीं और से नहीं छपती। इसलिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यानी ये एक प्रक्रिया थी। पहले अश्वमेध यज्ञ करते थे, यानी जो राजा ज्यादा शक्तिशाली होता था और मतलब एक छत्र राज्य करने के लिए फिर वो अश्वमेध यज्ञ करने में एक घोड़ा छोड़ता था और सभी उस घोड़े को मतलब यानी उस घोड़े को जो कोई भी पकड़ता था तो फिर उसे घोड़ा छोड़ने वाले राजा से क्या करना पड़ता था कि युद्ध करना पड़ता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, यानी विजय गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कहीं कहीं छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कहीं अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, और हम ये विष, वैश्य और जन के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कहीं अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब है वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कहीं ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले,
तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा व्यवसायी थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, या कितने वर्णों में विभाजित थे, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। और यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। वीडियो के अंत तक अवश्य रहें, क्योंकि आपके प्रत्येक लाइन से आपका एक प्रश्न तैयार होता है। और तैयार होने के साथ साथ, यानी आपने अभी तक जहां से भी तैयारी की है, लेकिन उस तैयारी को एक बेहतर तैयारी में बदलने के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। आप इस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। ये आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण भोजन और परोसने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं जनपद की। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 और पृष्ठ संख्या 49 में दिखाए गए हैं। अभी हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। और यहाँ से आपके प्रश्न ये बनेंगे भी, ठीक है। तो ये आपको अवश्य नोट करने हैं। कौन कौन से हैं आपके? दिल्ली में आपका पुराना किला है, ठीक है। ये दिल्ली में आपका पुराना किला है। उत्तर प्रदेश ये हस्तिनापुर, ये आपके, ठीक है। इस तरीके से खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। यानी इस तरीके से आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? यानी हमने जब चैप्टर 3 पढ़ा था, तो इसमें आप इन फसलों में देख सकते हो कि इसमें से ऐसी कौन सी फसल है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसमें है आपकी गेहूं है, धान है, जौ है, दालें हैं, गन्ना है, तिल है, सरसों है। तो यहाँ से आप इसको अवश्य पढ़ें। इस तरीके से आपके प्रश्न भी बनते हैं। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। और यानी 2500 साल पहले तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई।
ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे इस तरीके से। तो देखते हैं, हम पहले मानचित्र देखते हैं। ये मानचित्र है और इसमें महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर ये दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपका देखो ये गांधार है और ये आपका गांधार है। ठीक है, ये आपका कुरु है, ये अवंती है, उज्जैन है, कौशाम्बी है, आपका ये मगध है, वैशाली है। ठीक है, और ये झेलम नदी है, ये तक्षशिला आपका। इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये आपकी महाजनपदें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कर की। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ठीक है, अब यानी इन्होंने कर लगाना भी शुरू कर दिया गया था। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। और ये आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि यहाँ से आपका प्रश्न अवश्य बनता है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। लेकिन सबसे मेन चीज थी आपकी कृषकों के ऊपर। कृषि में परिवर्तन, यानी अब कृषि में भी परिवर्तन हो गया था। कृषि युग में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे, यानी जिनके पास भूमि नहीं होती थी। ठीक है, उन्हें खेतिहर मजदूर कहा जाता था। दूसरों का खेत लेकर के और जो खेत करते हैं। अब है आपका सूक्ष्म निरीक्षण, और ये मगध के बारे में करते हैं। मानचित्र में आप मगध ढूंढ सकते हो, अभी हमने देख भी लिया था मगध को। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी ये नदियां किस किस के लिए महत्वपूर्ण थी? यातायात के लिए, जल वितरण के लिए और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और इन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ी तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार भी हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु हुए। यानी मगध के ये 2 शक्तिशाली शासक, ये आपके पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। कौन कौन से थे? बिम्बिसार और अजातशत्रु। ठीक है, आपका कहीं अजातशत्रु लिखा होगा या फिर अजातशत्रु।
अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, आधुनिक राजगीर है। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह संपन्न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। अब बात करते हैं बज्जी की। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और ये बात करते हैं हम गढ़ की। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बज्जी संघ का ये वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब बात करते हैं अजातशत्रु और बज्जी संघ की। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अब आगे चलते हैं हम। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब बात अन्य यंत्र की करते हैं। अपने एटलस में यूनार और एथेंस को ढूंढो। अब यूनार और एथेंस के बारे में हम बात करेंगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने का काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों और घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। कल्पना करो, ये आपके उपयोगी शब्द हैं। उपयोगी शब्दों में आप यानी इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं, बच्चों से पूछ सकते हो। राजा है अश्वमेध
है, आपका वर्ण है, जनपद है, महाजनपद है, किलेबंदी है, सेना है, कर है, पौधरोपण है, गण अथवा संघ और प्रजातंत्र। यानी ये जो शब्द हैं आपके उपयोगी और आपके सीटेट के एग्जाम में इन्हीं आपके शब्दों से प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, आपके राजाओं से, आपके अश्वमेध यज्ञ के बारे में पूछ लिया जाता है, वर्णों के बारे में, जनपद के बारे में, महाजनपदों के बारे में, किलेबंदी के बारे में, सेना के बारे में, कर के बारे में, पौधरोपण, गण और संघ क्या है, प्रजातंत्र क्या है। इस तरीके से आपके ये प्रश्न बनते हैं और ये आपके अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, और ये आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन्हें भी हम देखते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। ठीक है, और ये आपकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं और ये आपको याद रखनी है। और इन महत्वपूर्ण तिथियों को मैं हर बार आपको बताती हूँ और ये आप चैप्टर के अंत में मिलती हैं। तो कल हम पढ़ेंगे नए प्रश्न, नए विचार, ये आपका अध्याय 6 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्तों को, चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।